हेलो सबको। आज हम बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के जो तीन जो हैं वो मेन रूलर्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ और इनका जो इंक्लाइन है वो कैसे हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं तुगलक डायनेस्टी। जो सब ये जो तुगलक डायनेस्टी है, ये जो है ये थर्ड डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। और इनका जो पीक पॉइंट माना जाता है, कि जो पीक पॉइंट है वो पीक पॉइंट इनका माना जाता है 1300 1330 से लेके 1335 तक इनका जो है वो पीक पीरियड माना जाता है। पर इस समय ये जो पहला राजा है गयाजुद्दीन मलिक तुगलक, ये नहीं राज कर रहा था। इसका जो बेटा है जौना खान, और जिसका पूरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, वो राज कर रहा था। उसको जो है ये डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड बताया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले रूलर से, जिसका नाम है गाजी मलिक। ये जो गाजी मलिक है, इसका जो पूरा नाम है वो है गयाजुद्दीन तुगलक। ये जो है ये फाउंडर है ये तुगलक डायनेस्टी का। ये पहले दीपालपुर का जो है वो गवर्नर भी था। और इसने एक सिटी का फाउंड किया जिसका नाम है तुगलकाबाद सिटी। और इसने जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी चेंज कर दिया था। और इसमें और जो टैक्स है उसको इसने रिड्यूस करके 1/3 ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स कर दिया था। यानी कि टोटल फसल का 1/3 जो हिस्सा है उसको ये टैक्स में लेंगे। ये रेवेन्यू जो है वो इसने फिक्स कर दिया था। और इसका जो मेन प्रायोरिटी थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने क्या क्या जो है वो इसने मेन प्रायोरिटाइज किया। फर्स्ट जो है वो है इरिगेशन। और इसने जो है वो फोर्ट भी बनाया था, तुगलकाबाद फोर्ट, याद रखिएगा, तुगलकाबाद फोर्ट। और इरिगेशन प्रोजेक्ट, और इसने जो है वो पोस्टल सर्विसेज में इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाकर उनको जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छा बना दिया था। और इसने लॉ इन्फोर्समेंट को भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया था। और इसकी जो मौत है वो हुई थी पवेलियन कोलैप्स की वजह से, यानी कि एक बिल्डिंग ऊपर गिरने की वजह से। पहले इसको पूरा लिखते हैं। और ये पवेलियन कोलैप्स है, इसका मतलब होता है कि एक बिल्डिंग ऊपर गिरने की वजह से। ऐसी मौत जो सिख एम्पायर है उनके जो बेटे महाराजा रंजीत सिंह के जो बेटे हैं उनके ऊपर भी एक बिल्डिंग गिर गई थी और इस उनकी भी मौत हो गई थी। और ये जो पवेलियन कोलैप्स है इसको जो है एक फाउल प्ले भी कहा जाता है। यानी कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि ये इनके बेटे जॉन खान ने, जो अगले राजा बने थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने जानबूझकर ये बिल्डिंग उनके ऊपर गिरवाई थी। कि ये उनकी चाल थी, जब ये बंगाल से वापस आ रहे थे तो एक बिल्डिंग इनके ऊपर गिर गई और ये मर गए। ये एक इवेंट में आ रहे थे जो इनके बेटे जौना खान ने जो है इंट्रोड्यूस की थी, जो कि आगे के राजा हैं और इनके इसके सक्सेसर भी हैं वो। पर इसके बारे में कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं है कि ये सही थी या गलत। तो जो इनका बेटा है जॉन खान, उसने आगे बहुत सारी एक्सपेडिशंस भी की। तो आइए अब हम बात करते हैं जौना खान की। ये देखिए, ये जो पिक्चर में बैठा है ये है जौना खान, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो नाम है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक तो इसका पूरा नाम है, पर जो इसका हम कह सकते हैं छोटा नाम है वो है जौना खान। ये एक बहुत ही ज़्यादा होशियार आदमी था। होशियार ये इसलिए था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशेंट
यानी कि इसको पर्शियन आती थी, अरेबिक आती थी, अरेबिक यानी कि अरबी, और इसको बहुत सारे वेरियस साइंस यानी कि साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स हम कह सकते हैं, जैसे बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स ऐसे। इसमें इसको वेरियस साइंस और इसके साथ साथ इसको फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी प्लस मैथमेटिक्स। देखिए, अरेबिक, पर्शियन, वेरियस साइंस, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स। इसको इनका बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये एक इंटेलिजेंट गाय था, यानी कि इंटेलिजेंट आदमी था। और इसने एक नया जो है डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, जिसको कहा जाता है दीवाने को ही। ये डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर का, यानी कि एग्रीकल्चरल जो है फील्ड में एक डेवलपमेंट लाने के लिए इसने एक नया जो है वो सेटअप किया था डिपार्टमेंट, जिसका नाम था दीवानी गोही, जो कि है वो नज़र रखता था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में। और इसके साथ साथ इसने जो है एक इबिन बटूटा, ये एक मोरक्कन ट्रैवलर है, जिसको इसने चीफ काजी लगाया था, कहाँ का? दिल्ली का। ये कहाँ ये कहाँ से है? ये था मोरक्को से। ये एक ट्रैवलर था, जो कि जिसको कि इसने जो है जॉन खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली का चीफ काजी लगा दिया था। पर उसके बाद इसने इसको एक 1934 में, सॉरी 1342 में, माफ कीजिएगा, इसने 1342 में जो है मोरक्को वाले जो है ये इब्न बतूता जो दिल्ली के चीफ काजी थे, इनको चाइना भेज दिया था एक डिप्लोमेटिक मिशन के लिए। और इसने जो है मंगोल वालों से बचाने के लिए कैपिटल जो है वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। दिल्ली से दौलताबाद, माफ करिए हर जगह कम पड़ गई, पर उस समय जो इसका नाम था वो था देवागिरी। उस समय इसका नाम था देवागिरी, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है मंगोलों से दिल्ली को बचाने के लिए, यानी कि जो जो कैपिटल होता है वो एक, जो हम कह सकते हैं एक डायनेस्टी की या एक कंट्री की, एक नेशन की जान होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ होता है। वो मेन इकोनॉमिक, वो मेन सेंटर होता है, हम कह सकते हैं कि वो एक देश का दिल होता है। इसलिए इसने मंगोलों से बचाने के लिए दिल्ली को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। और ये कोलैप्स इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स इकोनॉमी हुई थी इसके इंट्रोड्यूस किए गए कॉपर कॉइन के वजह से। क्योंकि यूजे क्योंकि यूजे क्योंकि क्योंकि ये जो कॉपर कॉइन्स थे, ये बहुत ही इजी थे डुप्लीकेट बनाने। इसलिए जो इकोनॉमी में बहुत सारे जो एक कॉइन्स आ गए, तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, और जो है इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई, क्योंकि इसने जो कॉपर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे वो बहुत ही ज़्यादा फेक आ गए थे, और वो बनाने बहुत ही ज़्यादा इजी थे। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, आप एक एस्पिरेंट हैं, एक जो देश है उसने भी बहुत ही ज़्यादा जो है खुद करेंसी प्रिंट करके लोगों में बांट दी थी अब, और उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। आपने उस देश का नाम ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसकी जो फील्ड एक्सपेडिशंस थी, इसकी दो फील्ड एक्सपेडिशंस थी इन 2 सालों में। सबसे पहले तो इसकी जो फील्ड एक्सपेडिशंस थी, एक फील्ड एक्सपेडिशन जो है इसकी वो है खुरासान की तरफ। यहाँ पे जो इसने एक्सपेडिशन की थी वो फेल हो गई थी, यानी कि इसने अपनी मिलिट्री के साथ वहाँ पे हमला किया और उसको अपने अंडर लेने गया, वहाँ पे ये हार गया। और इसने काराचिल में भी एक एक्सपेडिशन की, जो कि कुल्लू कांगड़ा का रीजन था, उसको हथियाने के लिए, और वहाँ पे भी ये फेल हो गया। और जैसे कि आपको पता है एक जंग लड़ने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है, राइट? और उस खर्चे को कवर करने के लिए ये आया वापस, और इसने जो है टैक्स को बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया दोआब रीजन में। दोआब रीजन में टैक्स हाई किया, ये तो इसकी दोआब रीजन की पहली मिस्टेक हो गई। और दूसरी मिस्टेक जो थी, इसने
अलग अलग इलाकों से लाके वहाँ पे जो है इंडिविजुअल्स को अपॉइंट कर दिया जो कि अनकन्वेंशनल बैकग्राउंड से थे, जैसे कि हम कह सकते हैं फिरोज हाजम, लाधा पीरा, जो कि इसके कोर्ट में थे। सो यही है जो जौना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इम्पोर्टेंट था। आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, प्यारे से नोट्स बना लीजिए अपने। और अब हम बात करेंगे कि ये गुजरा कब। ये 1351 में मर गया। और इसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक मुस्लिम रूलर है, तुर्किश डिसेंट का। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और जो इसका मिलिट्री कमांडर है, इसने उसको टाइटल दिया था खान ए जहान का। इसने अपने मिलिट्री, पहले मैं इसका नाम लिख दूं यहाँ पे, ये है फिरोज शाह तुगलक। ये एक तुर्किश डिसेंट का मुस्लिम रूलर था। इसने जो है अपने जो मिलिट्री कमांडर है उसको इसने टाइटल दिया था खान ए जहान, जिसका मतलब होता है ट्रू रूलर, यानी कि सच्चा रूलर। और ये जो है जिसको इसने टाइटल दिया था उसका नाम था मलिक मकबूल। और ये जो मलिक मकबूल है ये एक कन्वर्टेड मुस्लिम था। पहले ये जो है कि हिंदू बैकग्राउंड से था, और उसके बाद ये कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गया था। और इसने जो मेन चीज की थी वो थी कि इसने 23 अलग अलग तरह के टैक्स जो थे उनको अबॉलिश कर दिया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम था। और इसके जो चार जो है, इसने सिर्फ चार ही टैक्स रखे थे, और वो जो चार टैक्स हैं उनको मैं आपको अलग पेज पे समझाना चाहूंगा। ये जो चार टैक्स हैं जो इसने रखे थे, वो थे खराज, ज़ाकत, जिजिया और खुम्स। ये चार टैक्स इसने रखे थे, और बाकी सारे के सारे टैक्स इसने अबॉलिश कर दिए थे। और जो जजिया टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम पे लगता है, इसने वो ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया था। पहले की जो थे ब्राह्मण, जो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थे सोसाइटी में, वो इस टैक्स से एग्जैम्प्ट थे। बाकी सभी नॉन मुस्लिम पर ये टैक्स लगता था, और इसने ब्राह्मण पर भी ये टैक्स लगा दिया था। और इसने जो कुछ अनपॉपुलर टैक्स थे, जैसे कि ग्रेजिंग टैक्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये सभी टैक्स के बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जो कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर के बारे में है, उसका लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा वीडियो के बाद, यहाँ पर ज़रूर देखें। जैसे कि ग्रेजिंग टैक्स, जो भी अपने जानवरों के ऊपर जो चराने ले जाते थे उसको खाली जगह पे, उनके ऊपर ये टैक्स लगता था। और उसके साथ साथ एक हाउस टैक्स भी था, जिसको रेजिडेंशियल टैक्स भी कहा जाता था। इसने ये दोनों टैक्स को अबॉलिश कर दिया था। और इसने जो है वो हम कह सकते हैं कि इसने, चलिए हम पीपीटी पे वापस चलते हैं। इसने जो है जो इसके प्रीवियस रूलर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो एग्रीकल्चर के लिए लोन्स दिए थे, यानी कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट्स हो और जो किसान है वो आगे बढ़े, इसने वो सारे के सारे लोन्स को कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया। रिजाइन का मतलब होता है कैंसिल करना। और इसने जो है इंट्रोड्यूस किया एक इरिगेशन टैक्स। इरिगेशन टैक्स इसने इसलिए इम्प्लीमेंट किया था क्योंकि इसमें ये 10% लेते थे एक खेत में से, सारे जो प्रोड्यूस था उसके उसका टोटल 10% लेते थे। और ये इरिगेशन टैक्स इसलिए था क्योंकि जो इरिगेशन वाली हम कह सकते हैं नदियाँ थी, वो सरकारी पैसे से बनी थी, यहाँ से खेतों की सिंचाई की जाती थी। और इसलिए ये 10% टैक्स इसने वहाँ पे लगाया। और इसने जो जजिया टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता है, वो इसने ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया था। और इसने जो है सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश किए, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे।
इसने जो है एक टर्म होती है, इसने ये दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में मैं आपको लिखूंगा। वैसे तो तीन है, पर जो पहले दो हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो कि है दरुल शाफा। सेकंड है दीवानी खैरात। और थर्ड है दीवाने इश्तियाक। ये सारी की सारी टर्म्स मैंने कल वाली सॉरी, जो दिल्ली डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर है, आप हमारे चैनल पे आके वो वीडियो जरूर देखें, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तरुल शाफा जो है, इसके अंडर तो है वो हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए थे। और दरुल खैरात, खैरात का मतलब होता है कि फिलंथ्रॉपी, यानी कि दान करना। इसके अंदर जो है, जो ऑर्फन्स हैं, यानी कि अनाथ, ऑर्फन्स एंड विडोस, यानी कि विधवा, ऑर्फन्स एंड विडोस यानी कि अनाथ और विधवा का ध्यान रखा जाता था दीवाने खैरात के डिपार्टमेंट के अंदर। और दरुल शाफा के अंडर हॉस्पिटल्स थे। और दीवाने इश्तियाक जो है, वो एक फाइनेंशियल जो है वो डिपार्टमेंट था, जो कि फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड करता था। इट वॉज फॉर फाइनेंशियल एड। अगर हम बात करें मिलिट्री कैंपेन्स की, तो फिरोज शाह ने बंगाल में एक एक्सपेडिशन लेड की थी, जो कि 1353 में थी। और इसने जयनगर को कैप्चर किया था। और जो है, हम कह सकते हैं कि इसने जौननगर को कैप्चर किया था। और जो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है, इसने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके मिलिट्री कैंपेन्स थे बंगाल और जयनगर। और यहाँ पर इसने जो है जगन्नाथपुरी टेम्पल को भी नुकसान पहुंचा दिया था, जो कि बहुत ही बुरी बात थी। और इसके जो फाउंडेशन टाउन थे जो इसने खुद बसाए थे, वो है फिरोजाबाद, सार, जौनपुर, फतेहाबाद। और इसका जो टाउन पीरियड था, इसके समय एक रेवेन्यू सर्वे हुआ था। वो रेवेन्यू सर्वे किया गया था ख्वाजा हिसामुद्दीन। और ये रेवेन्यू सर्वे किया था ख्वाजा हिसामुद्दीन ने। और इसने अपनी जो बायोग्राफी खुद लिखी थी, जिसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, जो आदमी खुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। और इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका जो नाम है वो है फितूहत ए फिरोज शाह। और इसके बाद भी जो कई, जो हम कह सकते हैं इनके सक्सेसर थे, जैसे कि गयाजुद्दीन तुगलक, शाह सेकंड, अबू बकर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। पर जो हम कह सकते हैं कि वो कोई भी इतना जो पावरफुल नहीं था। और जो इनका डिक्लाइन है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इनका डिक्लाइन हुआ था क्योंकि जो सारे इनके अंडर स्टेट्स थे, वो सारे इंडिपेंडेंट बन गए थे। और जब 14th सेंचुरी आई, 14वीं सदी तक सारी टेरिटरीज जो थी वो इंडिपेंडेंट बन गई थी। सिर्फ पंजाब और दिल्ली, आज के समय में हम कह सकते हैं जो इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब है वो, और दिल्ली के एरिया में हम इंक्लूड कर सकते हैं, और इनके कॉमन एरिया में हम कह सकते हैं कि हरियाणा, वो ही सिर्फ तुगलक के अंडर रह गया था। और ये जो है डायनेस्टी आगे और ख़त्म हो गई जब 1398 में तैमूर इन्वेजन हुई। एक डिटेल्ड वीडियो अगर आप तैमूर इन्वेजन पे चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।